आज का जो टॉपिक है G20, ठीक है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। अभी रिसेंट जो है मीटिंग चल ही रहे हैं G20 के बारे में, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे पढ़ना। और इसका रेलेवेंस सिर्फ मेंस के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रीलिम्स में भी है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से नहीं, इसका रेलेवेंस मेंस में ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है खुद को, अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस साल जो है 18वां G20 का राष्ट्राध्यक्ष वो कहाँ हो रहा है, तो भारत में न्यू दिल्ली में हो रहा है, सितंबर में होगा। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यूपीएससी CSE, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20 को पढ़ना। एक बात बता दे कि मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस में क्या होता है, वो एनालिसिस पे डिपेंड है कि कितना ज्यादा हम एक एनालिटिकल अप्रोच कर सकते हैं। हमारा नो डाउट कि हमारा नॉलेज तो काम आएगा ही, बट वहाँ पे एनालिसिस भी थोड़ा काम आता है कि कितना हम उसको ब्रॉड अलग अलग जो है सो अलग अलग एस्पेक्ट में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सोशल इशू पे पूछा जाता है, वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, नारी सशक्तिकरण पे, जो कि आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बना हुआ है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल ऐसा हिस्टोरिकल ही एक ये है कि नारी सशक्तिकरण जो है सो वो नीड ऑफ आवर है। क्यों? क्योंकि समय से ही नारियों के ऊपर बहुत सारे जो है सो वो सोशल एविल्स हो रखे हैं, तो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों? क्योंकि 67 चूंकि हमने मेंस का थोड़ा बहुत उसके इतना प्रैक्टिस किया है कि थोड़ा सा उसमें एक एनालिटिकल पावर वो एडप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 67 बीपीएससी मेंस लिखे और 68 बीपीएससी मेंस लिखे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मेंस स्ट्रेटजी हमने जो फॉलो किया था वही आप शेयर करेंगे। क्योंकि बीपीएससी में भी जो है 67वीं मेंस में और 68वीं मेंस में, दोनों में जब हमने एग्जाम दिया है, तो उसमें ऐसा अब जो पैटर्न बदल दिया है, उसमें बहुत हद तक जो है सो वो अब सिलेबस जो है सो वो ओवरलैप कर रहा है यूपीएससी के साथ। कुछ अभी भी है फ्रैक्शन जो कि अलग है, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना। और हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था मेंस लिखने के दौरान या फिर मेंस की तैयारी के दौरान, उसको आज यहाँ पे शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा G20 के बारे में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, जो इसका पढ़ेंगे क्या, G20 है क्या, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीका से क्वेश्चन को ओपन करना होगा, डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन को हमें खोलना होगा। दूसरा हमें क्या पढ़ना है कि उसमें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ G20, उस G20 क्या क्या है, उसमें कौन कौन से क्या से बना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस ऑफ G20, सिग्निफिकेंस हमको पढ़ना है, उसका महत्व क्या, तो उसका महत्व वर्ल्ड पे भी, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर पे भी, और उसका महत्व इंडिया पे भी, दोनों में सिग्निफिकेंस को हमको पढ़ना है कि उसका सिग्निफिकेंस ऑफ G20 क्या है, अभी के जो टाइम है, रेलेवेंस उसका क्या है, इसके बारे में देखना है। उसके आगे फिर और कौन सा है, हाउ डज G20 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या पढ़ेंगे कि G20 का फंक्शनिंग क्या है, ये है। उसके आगे फिर देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ G20, इंडिया G20 प्रेसिडेंटशिप, भारत जो अभी G20 प्रेसिडेंटशिप को जो होल्ड करेगा, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या क्या सिग्निफिकेंस ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद जो आगे फिर हम देखेंगे कि उसके चैलेंजेस, चुनौतियां क्या, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, क्या उसमें चुनौतियां हैं G20 में, कुछ चुनौतियां बता सकते हैं, जैसे कि हम टेररिज्म के मुद्दे के जो है सो वहां पे उठाएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अलग अलग जो अभी तक जो G20 का राष्ट्राध्यक्ष का जो मीटिंग हुआ है, उसमें कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया गया। उसके बाद और उसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सचिवालय नहीं है, उसका फंक्शनिंग जो होता है, उसका चार्टर जो है सो वो नॉट बाइंडिंग, लीगली नॉट बाइंडिंग है सभी मेंबर्स पे। ये सब उसका कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियां, उसको देखेंगे। व्हाट रिफॉर्म्स कुड इम्प्रूव, वे फॉरवर्ड में हमें लिखना होगा। आगे जो है सो हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि उसमें क्या क्या, व्हाट रिफॉर्म्स कंक्लूड करेंगे कि व्हाट रिफॉर्म्स कुड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे इफिशियंट हो सके, इफेक्टिव हो सके, उसके लिए क्या क्या इम्प्रूव लाया जा सकता है। परमानेंट सचिवालय देना होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें और ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन, साउथ अफ्रीकन नेशन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, उसमें डेवलप्ड कंट्री का ही ज्यादा है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। वो अभी मेनली अगर हम कहें तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करता है, उसको अलग अलग एस्पेक्ट में हमको लेके चलना होगा, ठीक है। टेररिज्म का मुद्दा हमको उसमें लाना होगा। उसके बाद हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे पे फोकस करना होगा। उसका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे करना होगा। बैलेंसिंग द रीजनल पावर एंड द ग्लोबल पावर, उसको हमको लेके चलना होगा। तो ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हो व्हाट इज G20 एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहला क्या है कि G20 क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो G20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल
फोरम। क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें क्या कंप्राइजिंग, जो कि कंपोजिशन इसका क्या है, 19 देश है और एक यूरोपियन नेशन है। यूरोपियन नेशन में कितने देश हैं? तो 27 कंट्रीज हैं। कितने यूरोपियन नेशन में? तो 27 है। और इसका जो है यूरोपियन नेशन, इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 है। आउट ऑफ 27 20 ने यूरो को अपनाया है जो इसका करेंसी है। और जो 28 जो है सो वो नेशनल वो करंट अफेयर्स का भी ये है, करंट अफेयर्स इशू है कि जो 20वां देश कौन सा है जो यूरो अपनाया है? तो वो क्रोएशिया है। इसको ध्यान में रखना है कि कितना है, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैरन है G20। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब देखते हैं। तो ये तो G20 के बारे में हो गया। आगे यहाँ पे देखिए क्या इट वर्क्स, इसका काम क्या? टू एड्रेस मेजर इशू, जो बड़े बड़े मेजर इशू है, कैसे? ग्लोबल इकोनॉमी, जो वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान देना। सच है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके। 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, या फिर 1999 का जो है सो उसी के बाद तो G20 फॉर्म हुआ। 1999 का जो है सो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, ऐसा क्राइसिस ना देखने को मिल सके। स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उसके लिए है क्लाइमेट चेंज। जो अभी क्लाइमेट चेंज एक कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, चेंज इज द ओनली परमानेंट। ठीक है, चेंज होगा ही होगा, चेंज होगा। अब चेंज बेनिफिशियल भी हो सकता है और वो और हार्मफुल भी हो सकता है, उसे देखना है। चेंज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत धारित विकास कहते हैं कि न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी नीड्स को पूरा किया जा सके। इस प्रकार से हम अपने रिसोर्स का एक्सप्लॉइट करें, दोहन करें, ताकि वो सस्टेनेबल वे में हो कि वो आने वाले जनरेशन को भी उससे बेनिफिट हो। तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसका क्या है? G20 ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड्स मेजर एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी में कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया, यूके हो गया, उधर अमेरिका है, कनाडा है। और इमर्जिंग इकोनॉमी में कौन कौन सा है? चाइना हो गया, इंडिया हो गया। ये सब जो है इमर्जिंग इकोनॉमी में सबको एक जगह टुगेदर लाता है। कौन लाता है? तो G20 का काम है टू एड्रेस वेरियस इशूज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अलग अलग इशू को एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये तो बता ही दिए। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था दिसंबर 1999 को होता है। फाइनेंशियल मिनिस्टर, इसका जो है सो वो कौन? फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक का जो है सो वो बैठते हैं एक साथ और अलग अलग डिफरेंट इशूज पे वो बातचीत चलता है। तो इसलिए यहाँ से अब यहाँ क्या है? इंडिया G20 वाज रेज्ड टू समिट लेवल। इन समिट लेवल पहले जो होता था तो वो कौन से लेवल पे? समिट लेवल मतलब क्या? जो टॉप ऑफ द हेड ऑफ द लीडर्स है उनका जो समिट बैठेगा, राष्ट्राध्यक्ष का मीटिंग, उसे तो वो कब से शुरू हुआ है? 2008 से शुरू हुआ है। ठीक है, टू एड्रेस द ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस। वो जो 2008 में आया था ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद जो है शुरू हुआ। इंडिया होस्टेड ए मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक मिनिस्टर इन 2002 में। ये कौन सा? तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक मिनिस्टर की मीटिंग को इंडिया होस्ट कर चुका है, लेकिन उस समय में समिट लेवल मीटिंग नहीं हो। तो समिट लेवल मीटिंग पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोजिशन ऑफ G20? G20 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोजिशन ऑफ G20? यहाँ से देख सकते हैं। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में एक समन्वय होना चाहिए। जो जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक समन्वय होना चाहिए। कॉमन फ्यूचर डेवलपिंग गोल्स होने चाहिए जिससे कि सबको उससे बेनिफिट हो सके। तो पॉलिसी जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्या क्या अचीव ग्लोबल इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब बता ही चुके। फाइनेंशियल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस रिस्क, उससे रिस्क जो है और फ्यूचर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको कम किया जा सके, इसको ध्यान में रखना है। उसके आगे क्या क्या है? उसके आगे फिर है एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो G20 का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा होना चाहिए जिसमें सबको बेनिफिट हो सके। म्यूचुअल कोऑपरेशन का बात इसमें होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ G20, तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन कौन सा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। और उसके फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए, ये सब जो है सो वो उसके 19 देश। और एक अब इन एडिशन टू दिस मेंबर्स G20 गेस्ट कंट्रीज, कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी वो करते हैं। इसलिए नॉट लीडर समिट बता ही दिए। लीडर समिट होता है, राष्ट्राध्यक्ष का जो टॉप लीडर्स होता है उनका समिट होता है। मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग, जो मंत्री लेवल मीटिंग होता है वो भी इसमें होता है। इन
23 गेस्ट इनवाइट्स। ये जो गेस्ट इनवाइट्स है भारत में कौन कौन सा है? स्पेन है, थोड़ा सा ध्यान रख लें, स्पेन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक एंड द अफ्रीकन यूनियन एंड एशियन। उसके बाद आगे जो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 इन करंट टाइम्स, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट समय में G20 का सिग्निफिकेंस क्या है? तो वाइड एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जो आपस में कोऑपरेशन होगा उसका बहुत वाइड एरिया है। कौन कौन सा? ऑन कंप्राइज लाइक फाइनेंशियल मार्केट, इसको ध्यान में रखना ना, किस किस पे? फाइनेंशियल मार्केट पे, टैक्स पे, फिजिकल पॉलिसी पे, ट्रेड पे, एग्रीकल्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब वाइड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जिसपे सिग्निफिकेंस क्या है, इस सब पे बातें हो सकती है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या? एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे, तो ये चीज याद क्या रखना है हमें कि G20 80% जो वर्ल्ड का GDP है वो यही G20 देश से कंप्रोमाइज, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP, 75% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड एंड 60% पॉपुलेशन। ये अगर सिग्निफिकेंस में भी आए तो G20 क्या कंप्राइज करता है? तो 80% जो है सो विश्व का GDP वो G20 कंप्राइज से आता है, 75%, 75% ट्रेड वो G20 से होता है और 60% जो लोग हैं वो G20 में रहते हैं, तो इसलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर हो सके, ऐसा ना कि जैसे एक समय में USSR काफी ज्यादा हो गया था पावरफुल, जैसे आज चाइना हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। और उससे ब्रिंगिंग एडवर्सरीज एंड एडवर्सरीज, जैसे कि इंडिया चाइना क्या एडवर्सरीज है उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, रसिया USA एडवर्सरीज है उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। तो इसके लिए एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसको है फूड सिक्योरिटी, जो रसिया यूक्रेन वार हुआ उसके बाद फूड सिक्योरिटी का इशू एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ रहा है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर है, जेंडर इक्वालिटी उस पर काम करना है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, आपस में कोलैबोरेशन हो सके, नेटवर्किंग हो सके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक आपस में कोऑपरेशन हो सके। हाउ डज G20 फंक्शन, G20 फंक्शन कैसे करता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अलग अलग जो है सो ट्रैक होते हैं, ठीक है। नॉन बाइंडिंग है, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, नॉन बाइंडिंग है, इसके मेंबर्स पे अलग अलग मीटिंग्स एंड डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद और कौन सा है, इसमें जो है सो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है सो क्लोजली इसके साथ वर्क करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म का एक ट्रायोका बनता है। ट्रायोका मतलब क्या? 3 साल जो है सो वो, जैसे पिछले बार कहाँ हुआ था इंडोनेशिया, इस बार कहाँ हो रहा है तो भारत में, और अगले साल कहाँ होगा तो ब्राजील में। तो ये ट्रायोका बना ना, 3 को जो है सो 3 अलग अलग देश का, जो जिसमें हुआ, जिसमें होगा और जिसमें आगे होने वाला है, सबका एक मिला के ट्रायोका बना जाता है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस बार सारा का सारा जो है सो वो डेवलपिंग देश ही है, तो इसलिए ट्रायोका जो करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, उसी के बारे में ट्रायोका के बारे में बात की है। द करेंट चेयर ऑफ G20 विल बी होस्ट इन इंडिया, बताई दिए कि भारत में हो रहा है। ट्रैक्स अलग अलग है, शेरपा ट्रैक्स है, शेरपा ट्रैक्स जैसे कि उसका क्या क्या है, नॉन फाइनेंशियल इशू, क्योंकि फाइनेंशियल इशू पे वो फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक का जो है मीटिंग होता है। नॉन फाइनेंशियल इशू पे, डिप्लोमेटिक इशू पे, एंटी करप्शन, फूड सिक्योरिटी, इस पे नॉन फाइनेंशियल वो जो होता है। शेरपा कहाँ से लिया गया, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फाइनेंस ट्रैक जो है सो यहाँ से फाइनेंस ट्रैक, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, इंडिया प्रेसिडेंसी का सिग्निफिकेंस भारत के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। G20 28th मीटिंग जो है होगा कहाँ, इस बार का जो है सो वो महाउपनिषद से, महाउपनिषद का जो है सो एक वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पृथ्वी हमारा क्या परिवार है और हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद का ये वर्ड है, उसी से लिया गया है। इस बार का जो थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। एक पृथ्वी होना चाहिए, एक फैमिली परिवार होना चाहिए, उसका एक फ्यूचर होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, यही उसका थीम है। उसका क्या है, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील ट्रायोका में है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी इन्फ्लुएंस, भारत का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो ग्रो हो रहा है। कोरोना के समय में जब पूरा विश्व जो है सो वो प्रभावित हो रहा था, उस समय भी इंडिया जो है सो अपना ग्रोथ को कुछ हद तक जो है सो वो सस्टेन करके रखा था, चाहे वो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी हो, तो बहुत हद तक जो है सो कुछ चैलेंजेस भी आए थे, वो अलग मैटर है। इंडिया लीडरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज, भारत जो है सो हमेशा से, जैसे कि वो 2015 में जो है सो वो क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके साथ लेके आया है, पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो फ्रांस के साथ लेके आया। तो क्लाइमेट चेंज पे इंडिया शुरुआत से ही वो इसके प्रति सतर्क है। उसके बाद आगे कौन सा, इंडिया फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में है। जेम ट्रिनिटी लाया, जनधन आधार मोबाइल जो सो ट्रिनिटी लाया गया है। बहुत सारे ऐसे है जिसको वुमेन को जो है सो इंक्लूड करना है, चाइल्ड को इंक्लूड करना है, डाउन प्रोडेन जो है सो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करना है। इंडिया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है, ठीक है। वो शुरुआत से ही वो अपना ऑटोनॉमी जो स्वायत्ता को लेकर चलता है कि वो किसी और के जो सॉवरेन, वी आर ए सॉवरेन नेशन, हम एक सॉवरेन संप्रभुत्व देश है, मतलब हमारे ऊपर किसी और देश का कोई
प्रभाव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वी आर ए सॉवरेन नेशन। हमारे प्रियम्बल में भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल, उसमें भी दिया गया है वी आर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन, ठीक है, संप्रभुत्व देश है। इसलिए इसको ध्यान रखना। इंडिया रोल इन पोस्ट कोविड-19 के बाद पोस्ट को वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय में, इसको भी ध्यान रखना। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इन लिमिटेशंस, उसके चैलेंजेस क्या क्या और लिमिटेशंस क्या क्या है, इसको ध्यान में रखना है। नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, जो ऊपर है पढ़े हैं उसी में कुछ चैलेंजेस लिखा देना कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। नॉन बाइंडिंग डिसीजन से लिमिटेड मेंबरशिप है, इसका मेंबरशिप लिमिटेड है। तो कुछ अफ्रीकन नेशन जो है सो वो सिर्फ साउथ अफ्रीका है इसमें, इसलिए और ज्यादा अफ्रीकन नेशन को जो है लिस्ट डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री को और इंक्लूड करना है। डिफिकल्टी रीचिंग कंसेंसस, आपस में कंसेंसस नहीं हो पाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ मुद्दे पर कहता है। चाइना किसी और चीज के बारे में एग्रेसिव हो जाता है, रसिया का अपना कुछ यूक्रेन के ऊपर मुद्दा है, यूएसए का प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी जो है सो कंजर्वेटिज्म जो ये अलग लेके चलता है, उसका एक अलग लिमिटेड फोकस, उसका फोकस भी कम, तो उसको फोकस को बढ़ाना चाहिए, ओपन डायमेंशन होना चाहिए, इस चीज को लेके चलना है। व्हाट रिफॉर्म्स कुड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ G20, क्या क्या उसमें इम्प्रूव लाया जा सकता है जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव बन सके, ठीक है। तो इसका वही जो ऊपर बताया उसी को एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड मेंबरशिप को एक्सपेंड कर देना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है, इनहेंस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है उसको भी पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसको लाना होगा, ट्रांसपेरेंसी को उसमें लाना है, फंक्शनिंग उसका सही हो सके, बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मैकेनिज्म, कॉन्फिडेंस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, ये सब इसमें है। उसका इंक्रीज द फोकस ऑन नॉन इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इशूज पे ही ऐसा कहा गया है कि ज्यादातर जो है सो वो नॉन इकोनॉमिक इशू पे, इनहेंस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उस पर करना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सो परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलना चाहिए। WTO का जो है सो ट्रेडिंग पॉलिसी, रेगुलेशन पॉलिसी, ये सब में सुधार होना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है सो डेवलप कंट्री को लेकर ही ज्यादातर रहते हैं, वो कंसर्न रहता है, तो सबसे लेकर उसका थोड़ा उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान लिस्ट डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा G20 का कॉम्प्रिहेंसिव है। G20 से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है, वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से या फिर इस बार UPSC कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में एक क्वेश्चन इस पे, ये अभी तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और काफी इजी भी था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जैसे कि उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट दिया हुआ था, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको G20 को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस कर लिए। इस पे प्रैक्टिस जितना ज्यादा मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेन। ओके, आगे कुछ सॉल्व करें।